हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी की मॉर्निंग 9 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ में आपको टाइम टेबल यहाँ पर बताते हुए चलते हैं। डेली आप सभी की मॉर्निंग 9 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। दोपहर के 2 बजे आपकी यहाँ पर होती है मॉडल पेपर की क्लास होती है, जिसे सर करवा रहे हैं कंटिन्यू। बड़ी ही तगड़ी क्लास होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और रात के 10 बजे हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, तो पूरे 50 नंबर की तैयारी और साथ ही साथ में एसएसटी और साइंस, सोशल साइंस और साइंस दोनों की हम थ्योरेटिकल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे भी हो पा रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी क्लासेस आपको वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू मिल रही हैं। आपको एक सीट पक्की करनी है तो वनडे एग्जाम टारगेट को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन देख करके आप ना एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है अफगानिस्तान में, देखिए यहाँ से आपको डिटेल में बता रहे हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ से कई मिलेंगे, आपको निकालना है। देखिए, अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान में ये भारतीय पत्रकार थे जिनका नाम है दानिश सिद्दीकी, इनकी हत्या होती है। आप देखते रहिए। 16 जुलाई 2021 को भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की वहाँ के स्थानीय बलों और तालिबानी सेना के बीच झड़प में जान चली गई है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करेंगे। दानिश जो थे पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे, इंपॉर्टेंट थे इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट पुरस्कार पाए थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी मौत पर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत फरीद महमूद दजे ने गहरा दुख व्यक्त किया है। तो आपको ये जानना है थोड़ा सा कि अफगानिस्तान में जो भारतीय राजदूत हैं, इनका नाम ये है। आगे अब देखते हैं। दानिश की मौत अफगानिस्तानी सेना और तालिबान के बीच गोलीबारी के दौरान हुई है और इस दौरान उन्हें गोली लग गई। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित हो चुके दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट में होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनका निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है और किस देश में निधन हुआ है, और ऐसे करके पूछेगा। पुलित्जर पुरस्कार के मतलब प्राप्तकर्ता अभी हाल ही में किस पत्रकार का निधन अफगानिस्तान में हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछेंगे, जिसका जवाब आपका होगा, जिसमें आपको एक ही जवाब देना होगा, दानिश सिद्दीकी का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 अडानी ग्रुप बना IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक प्रायोजक मतलब स्पॉन्सरशिप इसने लिया। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि उसने टोक्यो जो 2020 टोक्यो ओलंपिक और भविष्य के लिए एक प्रायोजक के तौर पर अडानी समूह को ये शामिल करेगा। इसने किया। इससे पहले MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों, 2022 एशियाई खेलों और अगले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए प्रमुख प्रायोजक बनने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक प्रायोजन समझौता किया था। किसने? MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने। MPL उसका ऐड आता है ना, MPL का ऐड आता है, खेलो जीतो करके कुछ ऐसा। अब आपको बताते चलते हैं, वैश्विक पोषण कंपनी हर्बल लाइफ की भी IOA के प्रायोजकों में से एक कंपनी के तौर पर पुष्टि की गई है। और आप यहाँ पर देखिए, JSW समूह को भी जून 2021 में टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के प्रायोजक के तौर पर शामिल किया गया था। अब आगे देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया। अब अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। किसान मित्र योजना के तहत सरकार की तरफ से राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। इसमें क्या होगा? अब आगे है, यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा और इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली के बिलों पर लागू होगा। अब आगे पॉइंट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के शुभारंभ और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, तिब्बती ग्लेशियरों के पिघलने पर मिले 15,000 साल पुराने वायरस। तिब्बती ग्लेशियरों के पिघलने पर यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिकों के एक समूह ने ऐसे प्राचीन विषाणु वायरस की खोज की है जो तिब्बती ग्लेशियरों में लगभग 15,000 वर्षों से जमे हुए हैं। रिडले कछुआ का क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो आपको जब भी आप उस समय रिडले कछुआ पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा, हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो अनएक्सपेक्टेड से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है,
वैज्ञानिकों ने चीन के तिब्बती पठार से लिए गए बर्फ के 2 नमूनों में इन वायरसेस को पाया है। वायरस मतलब विषाणु, जिसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, तिब्बती पठार में घुलिया बर्फ के खंड आइस कैप से लिए गए 2 बर्फ के नमूनों का विश्लेषण किया गया। इस बर्फ के खंड ने अपने गठन के समय विभिन्न वायरस कणों को फंसाया था, तो ये उसी में दबे रह गए। आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अब कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो सब आपको वहाँ पर मिल गया, तो आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो गए। अच्छा, अगला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में खोला गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है वो कहाँ पर खोला गया, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा एम्स्टर्डम में। तो एम्स्टर्डम ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया और ये परियोजना एम्स्टर्डम शहर में ओवेजिट्स आर्चर्ड बर्गवाल नहर पर खोली गई है। ठीक है। अच्छा, इस पुल के उद्घाटन समारोह में नीदरलैंड की राजधानी मैक्सिमा ने भाग लिया है। किसने लिया? नीदरलैंड की रानी है मैक्सिमा ने भाग लिया। अब इस ब्रिज का निर्माण एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX 3D ने किया है। किसने किया है? आपको पता चल गया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। आगे, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदला। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदला है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया। अब इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हाई कोर्ट का नाम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया था। आगे है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 16 जुलाई को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर के साथ यह बदलाव प्रभावी हो गया। क्लियर है? कब से? 16 जुलाई से। यह कोड केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है और इसकी स्थापना 26 मार्च 1928 को जम्मू और कश्मीर के महाराजा के द्वारा जारी पेटेंट पत्र द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल राज्यसभा में होंगे सदन के नेता। देखिए, 14 जुलाई 2021 को भाजपा की तरफ से कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मानसून सत्र से ठीक पहले उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। और आपको बताते चलते हैं, सदन में नेता का पद सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पटल पर सदन का नेता ही अपने सांसदों का नेतृत्व करता है। और पीयूष गोयल से पहले थावरचंद गहलोत ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से राज्यसभा में बीजेपी का ये पद खाली था। आप आगे देखिए, वर्तमान में पीयूष गोयल के पास कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है। प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से मंत्रालय हैं आपको मैंने बता दिया। नियुक्ति से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे है, उत्तराखंड में खुला भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन। उत्तराखंड में खुला भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन। तो भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जो है सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने किया। कब? 11 जुलाई 2021 को। कहाँ पर? चक्राता शहर, देहरादून, उत्तराखंड के देवयन क्षेत्र में किया था। ठीक है। आगे, इस उद्यान में फर्न, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और लाइकेन की लगभग 50 प्रजातियां उपलब्ध हैं। और इन क्रिप्टोगैम्स हैं, इनको गैर बीज पैदा करने वाले या गैर फूल वाले पौधे या बीजाणु उत्पादक पौधे के रूप में जाना जाता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये इनकी कंडीशन के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ में क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं गैर बीज पैदा करने वाले, मतलब बिना बीज, और गैर फूल वाले पौधे होते हैं। इनमें फूल नहीं होता। जब फूल नहीं होगा तो आगे वो पॉलिनेशन वगैरह की प्रोसेस नहीं होगी, तो सीड्स वगैरह नहीं बनते हैं। आगे चलते हैं। ये पौधों की प्रजातियों के सबसे पुराने समूह हैं। इनके छिपे हुए प्रजनन के कारण इन्हें क्रिप्टोगैमस के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय बल्लेबाज यशपाल शर्मा का निधन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि मतलब आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यशपाल वर्मा किस खेल से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं क्रिकेट। तो पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का 13 जुलाई 2021 को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया।
और अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में कभी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटने का जो अनोखा रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने, ये यशपाल शर्मा थे। अब ये नहीं है। अब आपको बताते चलते हैं 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में जन्मे थे और यशपाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू टीम पाकिस्तान के खिलाफ साल 1918 में किया था। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये इंग्लैंड में खेले गए 1983 के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे, जहां भारत ने वेस्टइंडीज को हरा करके इतिहास रचा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रूस के सबसे ठंडे शहर साइबेरिया के जंगल में लगी आग। तो रूस का सबसे ठंडा शहर याकुत्स्क अधिकांश यूरोप और अमेरिका के कई हिस्से का जंगल की आग की चपेट में है और जिससे इन देशों में लू चल रही है। जो आग लगी है ना, जितनी भी आग लगी है वो सभी लू के रूप में निकल रही है। विशेषज्ञों द्वारा इस आग के लिए बताए गए जिम्मेदार संभावित कारण जो हैं वो है जलवायु परिवर्तन और भूमि प्रदूषण। यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि ईवीएस वाला पोर्शन होता है। और आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर जगह है याकृत्या, इसमें 6.5 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि जल गई है और तेज हवा के झोंकों के कारण इस जंगल की आग का धुआं अलास्का की ओर बढ़ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में समान 20 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और इस क्षेत्र के औसत, ये समान ही तापमान है भाई, ये तापमान है। तो इस क्षेत्र में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जो इस क्षेत्र के औसत तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो औसत तापमान इसका कम ही है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम अनाज वाला। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। आगे, ये मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। और जो ग्रेन एटीएम है, इसकी स्थापना से राशन की मात्रा के समय और सही माप से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। इस मशीन को स्थापित करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सही मात्रा कम से कम परेशानी के साथ सही लाभार्थी तक पहुँचे। अब आगे है, जो ग्रेन एटीएम है एक सेल्फ ड्राइव मशीन है जो बैंक एटीएम की तरह काम करती है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना में बनेगा एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो होगा बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गंगा नदी में वर्ष 18-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस नदी में लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई। इस राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो इससे गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको संरक्षित किया जा सकेगा। और ये केंद्र पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4400 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित किया जाएगा और ये केंद्र गंगा नदी से करीब 200 मीटर की दूरी पर होगा। आगे, इसरो ने गगनयान के लिए तरल ईंधन इंजन का सफल परीक्षण किया। इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की खोज में तरल ईंधन संचालित विकास इंजन के तीसरे लंबी अवधि के गर्म परीक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया है। और आपको बताते चलते हैं, इसरो के मुताबिक मानव रेटेड जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है MK3 GSLV MK3, ये GSLV का फुल फॉर्म है। इसके कोर L110 चरण के लिए जो तरल प्रणोदक है, जो ईंधन हमें मिलने विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफल रहा। तो बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं जानना है, ये इसरो का परीक्षण सफल रहा, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हाईलाइट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसरो ने गगनयान के लिए तरल ईंधन का सफल परीक्षण किया। तो तरल ईंधन का सफल परीक्षण किया गया, बस इतना जानते रहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूटान में लॉन्च हुआ भारत का भीम UPI, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री हैं लियोनपो नमगे शेरिंग, इन्होंने मिलकर के 12 जुलाई 2021 को भूटान में भारत का भीम UPI एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के अनुसार भूटान अब पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम UPI के QR कोड अपने देश में मान्यता दी है। भीम के जो QR कोड की
मान्यता अपने देश में इन्होंने दी है। व्यापारिक स्थलों पर भीम यूपीआई स्वीकृति प्राप्त करने वाला सिंगापुर के बाद ये दूसरा देश भी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया। और अगला है, भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को भी स्वीकार करेगा। क्लियर है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है, हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2022 तक टाला। हरियाणा के द्वारा ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 तक टाल दिया गया है। आगे यहाँ पर देखिए, हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में आयोजित की जाने वाली इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया है। गेम्स का आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य की सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अब अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। और खेलों का जो शुभंकर है इसमें धाकड़ तय कर लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और आपको बताते चलते हैं पंचकुला, चंडीगढ़, शाहाबाद, अम्बाला और दिल्ली में 21 से 30 नवंबर 2021 तक खेलों का आयोजन करवाने का प्रस्ताव था। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए, इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। और इस विधेयक में सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का जिक्र है। समझ रहे हैं सारी बातें। राज्य विधि आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 के मसौदे में बच्चे 2 ही अच्छे पर रोशनी डाली गई है। 2 से अधिक बच्चों के लिए यहाँ पर इन्होंने बवाल मचा दिया है। क्लियर है? चलिए, जैसा कि बहुत सारे लोग परेशान थे लाइव क्लास में। क्रिस गेल ने T20 में पूरे किए 14,000 रन। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको बताते चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंट लूसिया में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में 29वां रन बनाते ही वह इस जादुई आंकड़े तक पहुंच गए। यानी कि रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया। रिकॉर्ड के पीछे कौन सा कितना रन था और कौन सा T20 का मुकाबला था और कहाँ पर खेला गया था, किस देश में खेला गया था और कहाँ पर खेला गया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देखिए, क्रिस गेल का जो सर्वश्रेष्ठ T20 स्कोर है नाबाद 175 रन का था, जो उन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ जड़े थे। वहीं वेस्टइंडीज़ के ही कीरवन पोलार्ड 545 मैचों में 10,836 रन बना करके इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर। ध्यान रखिएगा सेकंड नंबर पर कौन है। और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब, यहाँ पर देखिए शोएब मलिक इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। शोएब मलिक ने अब तक कितना बनाए हैं? 10,741 रन बनाए हैं। तो तीसरे स्थान पर कौन है? पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशले बार्टी ने जीता विंबलडन 2021 का महिला एकल खिताब। एशले बार्टी इन्होंने 10 जुलाई 2021 को महिला एकल फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। ये बार्टी के करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। बार्टी ने इससे पहले सन 2018 में फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया था और पिछले वर्ष कोरोना के चलते यह ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था। और साल 2019 की बात करते हैं तो रोमानिया की सिमोना हालेप ने पहली बार यह खिताब जीता था। अगले उस पे पॉइंट पर बढ़ेंगे। बार्टी 41 साल बाद विंबलडन महिला एकल का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 1980 में उनकी आदर्श खिलाड़ी इवोनी गुलागोग ने अपना दूसरा विंबलडन खिताब जीता था। नेक्स्ट है, डेनमार्क में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल। तो डेनमार्क में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के महल या किले ने अब तक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको बताते चलते हैं यह कितना ऊंचा है। यह 21.6 मीटर ऊंचा है, जिससे अगर हम फीट में कहेंगे 69.4 फीट का रेत महल वर्ष 2019 में जर्मनी में बने एक रेत महल, जो कि 3.5 मतलब इससे 3.5 मीटर ये लंबा है। और ये रेत का महल ब्लोखस के छोटे से समुद्री तटीय शहर में 4,860 टन रेत से बनाया गया है। और ये शहर डेनमार्क के नॉर्थ जटलैंड में स्थित है। इस शहर का नाम मूल रूप से हुनहवार था। आगे, डच कलाकार विल्फ्रेड स्ट्रीजर के मार्गदर्शन में दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकार दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेत के महल के निर्माण कार्य में संलग्न थे।
अगला हमारा क्वेश्चन, असम में मिली भूमिगत मकड़ी की नई प्रजाति। भारत में पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं, जिसका नाम है ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी। क्लियर है? दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको विकल्प में देकर के पूछ लिया जाएगा, ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी। आगे, मकड़ियों की ये दोनों प्रजातियां बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में समान स्थान साझा कर रही थी। एक मकड़ी बिल बॉम्बे में रहती है और दूसरी प्रजाति की मकड़ी कूदती है। आगे, जापान की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक्टा आर्कियोलॉजिकल में मकड़ियों की इन प्रजातियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सहकारिता मंत्रालय का गठन। केंद्र सरकार के द्वारा सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने हेतु एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। नया सहकारिता मंत्रालय जो है देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। आगे, केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से एक दिन पहले यानी कि 6 जुलाई 2021 को सरकार ने यह सहकारिता मंत्रालय बनाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में पौधों की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के वनस्पतिविदों की एक टीम ने पूर्वी अंटार्कटिका से काई की एक नई देशी पौधे की प्रजाति की खोज की है। वनस्पति शास्त्रियों ने इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीयेंसिस रखा है। वैज्ञानिकों ने 100 अन्य पौधों की प्रजातियों के साथ इसकी तुलना करते हुए इस पौधे के डीएनए के अनुक्रमण का संचालन करने में 5 साल बिताए थे। तो इतना ज़्यादा लंबा बताया उन्होंने। और यह नई प्रजाति पूर्वी अंटार्कटिका के लारसेमैन हिल्स में भारतीय स्टेशन के पास ही पाई गई है। आगे बढ़ेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 उद्घाटन समारोह की बात करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। 6 बार की विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे। ध्यान रखिएगा। अब आगे, इन खेलों में भारत की तरफ से पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाए। ऐसा पहली बार हुआ कि ओलंपिक में भारत के 2 ध्वजवाहक हुए। अगला है, इन खेलों की शुरुआत 23 जुलाई 2021 से टोक्यो में हुई और इसका समापन 8 अगस्त को हुआ। और टोक्यो ओलंपिक को कोरोना महामारी के कारण पिछले साल रद्द कर दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयपुर में बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा। अगला है, बीसीसीआई ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान किया है। बीसीसीआई ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है और दुनिया का सबसे पहला बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। वही है सेम। जबकि दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में स्थित है। ठीक है, पहला स्टेडियम तो ये है अहमदाबाद में, लाइन सेम ही है, और दूसरा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम क्षमता की बात करते हैं तो 1,10,000 है, जबकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 90,000 है, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, शिरीषा बांदला अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। तो वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक और मशहूर उद्योगपति रिचर्ड ब्रेंसन अंतरिक्ष की सैर करने के लिए 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हुए। और आपको यहाँ पर बताते चलते इस दौरान उनके साथ भारतीय मूल की शिरीषा बांदला भी गई। शिरीषा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी में सरकारी मामलों और शोध कार्य से जुड़ी हुई अधिकारी हैं। आगे देखेंगे, शिरीषा बांदला आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं। शिरीषा बांदला भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष के सफर पर जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए। आज का हमारा पहला सवाल है, किस राज्य में भूमगति मकड़ियों की प्रजाति खोजी गई? तो किस राज्य में भूमिगत मकड़ियों की प्रजाति खोजी गई, पहला सवाल है हमारा। अगला दूसरा सवाल आप सभी के लिए। दूसरा सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेत महल है किस देश में बनाया गया?
आपको बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसकी रिप्लाई करनी है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे और पक्का पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।